नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 8 वर्षों के शासन में नए भारत का सपना हुआ साकार, बोले सांसद निहाल चंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर भाजपा की प्रेस वार्ता। जिला कलेक्टर पहुंचे धान मंडी, जाने गेहूं खरीद प्रक्रिया में आ रही समस्या। गेहूं की ढेरियों का भी किया अवलोकन। खिलाड़ियों ने सीखी क्रिकेट की बारीकियां। 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का समापन। हनुमानगढ़ के नौहर क्षेत्र निवासी बैंक मैनेजर की कश्मीर में हत्या, बैंक शाखा में घुसकर आतंकवादियों ने मारी। और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से गुरुवार को पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता रखी गई। प्रेस वार्ता में सांसद निहाल चंद मेघवाल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची सहित पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया व जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़ मौजूद रहे। और जिस विचार से इस पार्टी को पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस पार्टी की नींव रखी, इस पार्टी की स्थापना रखी, इस और हम 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। तो जो उनका विचार था कि इस देश में आज़ादी के बाद सुशासन हो, इस देश में गरीब के जीवन में भी बदलाव हो, किसान के जीवन में भी बदलाव हो, और जो हमारी सुरक्षा चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य सुरक्षा हो, वो मजबूती के साथ हो। तो इन सब बातों को लेकर इस विचार के साथ इस पार्टी की स्थापना हुई और आज 8 साल के इस मोदी जी के शासन में इन सब बातों को पूरा करने का प्रयास किया गया है। और इसी के साथ साथ इस भारतीय राजनीति में भी इन 8 सालों में बदलाव लाने का प्रयास किया और जो बदलाव हुआ वो आप सबके सामने है। अब जो पूरी जो 8 साल के शासन की, मोदी जी के शासन की उपलब्धियां, जो 8 साल बेमिसाल हमारे सांसद महोदय बात रखेंगे, उससे पहले 15 जून तक, 30 मई से 15 जून तक इन 8 साल में किए गए कार्यों को नीचे तक ले जाना, जनता तक ले जाना, और जो भी इस हमारी केंद्र सरकार की योजना है, उन प्रत्येक व्यक्तियों को, उन लाभार्थियों से, इस योजना से जिनको लाभ हुआ है उनसे मिलना, ये हमारा एक संगठनात्मक कार्यक्रम 15 जून तक चलेगा। 30 मई से शुरू हुआ है। 30 मई में प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर की जो शिमला में शुरुआत की, उसके बाद 31 तारीख को किसान के लिए, किसान और गरीब कल्याण की जो योजनाएं थी उनके सम्मेलन हुए। किसान में उसी दिन सम्मेलन में किसानों के लिए जो सम्मान निधि जारी की गई, एक साथ 10 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये की सम्मान निधि। इस हमारे क्षेत्र में, हनुमानगढ़ ज़िले में 2017 में लागू होने के बाद 3000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में पहुंची है। तो इसी प्रकार उसके बाद 4 जून को महिला मोर्चा अभियान रखा गया है। इसमें महिलाओं के सम्मेलन और महिलाओं के लिए जो हमारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा, उसमें चाहे हमारे सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पार्टी के सभी पदाधिकारी मिलकर इन सब कार्यक्रमों को हम नीचे तक ले जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्माण के लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री बनने के बाद श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी ने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी। सरकार की हर योजना का लाभ गांव के अंतिम छोर पे पहुंचे, ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। किसान का सम्मान हो, गरीब का कल्याण हो, युवा को रोजगार मिले, महिलाओं का उत्थान हो, इसके लिए केंद्र सरकार अपनी एक मजबूत पहचान की है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मोदी जी का लक्ष्य रहा है। 2014 से पहले इस देश में जो निराशा थी, 2014 के बाद में नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में यह देश एक विकासशील, विकसित देशों की श्रेणी में जाके खड़ा हुआ और आज पूरा विश्व भारत को गुरु मानने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूँ कि 8 साल के बाद एक विश्वास, एक ऊर्जा
हिंदुस्तान के हर व्यक्ति में जागी है। इस देश के अंदर 8 सालों में 45 करोड़ लोगों का जनधन में केंद्र सरकार ने खाता खोला है। 2014 से पहले सिर्फ 60% घरों में रसोई का गैस था। 8 वर्षों के अंदर 9 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र के राज ने किया है। देश में कोई बेघर नहीं रहे, इसके लिए 2 करोड़ 39 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थापना हुई। आज गंगानगर जिले में 51,977 और हनुमानगढ़ जिले में 23,085 मकान, जिस व्यक्ति के सिर पे मकान नहीं था, पक्की छत नहीं थी, उसको छत देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारा क्षेत्र खेर के क्षेत्र में हमेशा दशकों से इसका शिकार रहा है। पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने खेलो इंडिया में हनुमानगढ़ जिले के लिए करीबन 4 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम और गंगानगर जिले के लिए 7 करोड़ रुपए की लागत से सिंथेटिक ट्रैक की शुरुआत केंद्र की सरकार ने की है। आयुष्मान योजना में 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। करीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोग आयुष्मान कार्ड में मुफ्त अपना इलाज करवा चुके हैं। आज मिसाल के नारे को हम हनुमानगढ़ जिले की सुविधा बताऊंगा। अभी जो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है बड़ी बैठक करने का है जून माह के अंदर वैसे तो 1 से 15 के बीच में तारीख है, और लगभग 15 और 20 के बाद आसपास माननीय डॉक्टर साहब, माननीय जिलाध्यक्ष जी, विधायक, पूर्व विधायक और सांसद महोदय सबसे चर्चा करके एक बड़ी रैली, बैठक नहीं, एक बड़ी रैली का आयोजन 8 साल बेमिसाल के नारे के साथ हम करेंगे, जिसकी तारीख अति शीघ्र आपको दे देंगे। आप सब अपने व्यस्तम समय में आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें माननीय मोदी जी की सरकार के बारे में और वर्तमान कांग्रेस के कुशासन के बारे में बलबीर जी ने और आदरणीय निहाल चंद जी ने कही, उसमें डॉक्टर राम प्रताप जी हमारे जिले के महामंत्री, इस कार्यक्रम के प्रभारी मेरे साथ आए विधायक देवेंद्र जी मुंशी की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि निश्चित रूप से ये 8 साल भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग को अंजाम देते हुए गुरुवार को राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। करीब 20 वर्षीय बैंक मैनेजर विजय कुमार बेनीवाल नोहर थाना क्षेत्र के गांव भगवान के निवासी थे। विजय बेनीवाल जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले के अरेह मोहनपोरा स्थित इलाकाई देहाती बैंक में मैनेजर थे। आतंकियों ने बैंक में घुसकर उन्हें गोलियों से भून दिया। नाजुक हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल की एक संयुक्त टीम ने आतंकियों का पता लगाने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी। आतंकियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि विजय का व्यवहार बहुत अच्छा था। वे बैंक में रोज आने वाले स्थानीय लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन इस्लामिक आतंकियों को विजय बेनीवाल का लोगों को मदद करना रास नहीं आया। बताया जा रहा है कि विजय बेनीवाल की शादी करीब 2 माह पहले ही हुई थी। कुछ दिन पहले ही विजय कश्मीर पहुंचे थे। पिता ओम प्रकाश बेनीवाल सरकारी विद्यालय में अध्यापक हैं और छोटा भाई अनिल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। इधर विजय बेनीवाल की मौत के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट कर शोक जताया। उधर नोहर पुलिस थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका ने बताया कि मृतक विजय बेनीवाल की डिटेल्स जुटाई जा रही है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले कुलगाम में ही एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। टारगेट किलिंग वास्ते तो कोई स्थायी सोल्यूशन तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन सरकार वही है कि कोई न कोई स्थायी सोल्यूशन होना चाहिए। अगर वहाँ के एक व्यक्ति के डाटा मिल जाए तो कौन किससे जुड़ा हुआ है उनसे पहले से नजर रहे। बाकी और बहुत सारे पूरा भेज रखे, जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पूरा भेजते, वहाँ की इस प्रकार की जासूसी के लिए स्पेशल पूरा भेजते और एक के डाटा इकट्ठे कर ले और पहले से ही इन पर लगाम हो जाए तो ये होगा सोल्यूशन इसका स्थायी। नहीं तो वही पहले पाकिस्तान फोर्स हुआ था, उसमें अटैक किया था, पाकिस्तान के साथ ही कुछ दबाव होगा तभी होगा, वरना टारगेट किलिंग का सीधा साधा कोई सोल्यूशन होता नहीं है। एक व्यक्ति पर सीधा अलग से कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, अपने एरिया में नहीं हो पाता तो वहाँ तो हर किसी व्यक्ति का पता ही नहीं होता। और पिस्टल आजकल हर किसी के पास ले रखी है। ये सबसे 370 के बाद बदलाव तो पॉजिटिव हुए थे बहुत सारे,
लेकिन अब उन्होंने ये टारगेट गिनिंग वाला सिस्टम अपनाया, ये एक नेगेटिव सिस्टम शुरू हो गया। इसके लिए कोई अलग से सोल्यूशन होना चाहिए। 370 हटाने के बाद सीधे उग्रवादी आकर बड़े अटैक करते थे, वो तो सारा सरकार ने उस पर पाबंदी लगा दी, वो तो कंट्रोल कर दिया। ये उन्होंने नया रास्ता ढूंढा है, और वो इसलिए कि दूसरे स्टेट वाले यहाँ भूसंख्यक न बन जाए, उनकी यही प्लानिंग होगी। वहीं हनुमानगढ़ पहुंचे सांसद निहाल चंद ने भी घटना की कड़ी निंदा की। प्रशासन ने मुझे बताया, जिला कलेक्टर साहब ने बताया, ये घटना ऐसी हो चुकी है, इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। एक हमारे ज़िले का नौजवान जो अभी यहीं से जाके अभी जो ज्वाइन किया था, ज्वाइन करने के बाद में उग्रवादियों द्वारा जिस तरीके से उन पर गोली बरसाकर उनको मौत के घाट उतारा है, मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ, जिसका कभी भी हम सोच नहीं सकते ऐसा घिनौने काम उग्रवादियों ने किए। जिला क्रिकेट संघ की ओर से जंक्शन स्थित जिला क्रिकेट क्लब ग्राउंड में आयोजित किए गए 15 दिवसीय क्रिकेट के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन गुरुवार को समारोहपूर्वक हुआ। प्रशिक्षण शिविर में 14, 16 और 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर नतमल डिडेल ने शिरकत की। जिला कलेक्टर डिडेल ने अपने संबोधन में कहा कि हनुमानगढ़ जिले में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ युवाओं को खेल से जोड़ना बहुत जरूरी है। प्रशासन भी इसी के लिए प्रयासरत है। छोटी से छोटी प्रतियोगिता के आयोजन में जाकर खिलाड़ियों के साथ अभिभावकों को खेलों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि हर गांव पंचायत में कम से कम एक खेल का मैदान विकसित हो। क्रिकेट खेल के लिए जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी और सदस्य सक्रिय होकर कार्य कर रहे हैं। जब जब जिले में कोई भी प्रतियोगिता होगी, जिला प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। डिडेल ने कहा कि खेल मैदान में कैसे बेहतर सुविधाएं विकसित कर सकते हैं, उसके लिए भी भामाशाह आगे आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों को बढ़ावा देती हुई हनुमानगढ़ का सुनहरा भविष्य तय होगा। और इस समय हमारे खेल मंत्री जी और उनसे भी अधिक ऊर्जा, प्रेरणा, संवेदनशीलता जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान में खेलों के प्रति दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि ओलंपिक की तर्ज पर कि ओलंपिक तक हमारे खिलाड़ी पहुंचे, इसलिए 29 अगस्त से हमारे पूरे राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। अभी हालांकि उसमें लिमिटेड 6 खेल ही रखे हैं, लेकिन ये एक बहुत सुनहरी शुरुआत है। और जब शुरुआत होगी तो हमारे खिलाड़ी पहले ग्राम पंचायत पे, फिर ब्लॉक पे, फिर जिला स्तर पे प्रदर्शन करेंगे, और जो जिले पे भी अच्छा करेंगे उनको राज्य स्तर पे मौका मिलेगा। नशे हैं उनकी तरफ बढ़ते गए तो आने वाले समय में हर परिवार में सिर्फ जो युवा हैं वो नशे के आदी मिलेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से पुलिस के द्वारा भी सप्लाई चेन तोड़ने के लिए कार्रवाइयाँ अच्छी हो रही है। हम ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो नशे के दुष्परिणाम है उनका हम बार बार गाँवों तक बताएं कि ये कितना घातक है, कितना खतरनाक है। और जब हमारे युवा खेलने लग जाएंगे, मैं बहुत ही छोटा सा गांव है माणकसर, और 25 से 30 बच्चियां खेल रही थी, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं उनके साथ जाएं, बात करें, गांव वाले कैसे उनको खिलाने भेज रहे हैं उनसे समझें। तो हमने बात की, अब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही है। तो ये हमारा प्रयास है कि ग्राम पंचायतों में, गाँव में जाकर के, और अगर 5 बच्चे खेल रहे हैं तो वहाँ 10 हो, 10 की जगह 20 बच्चे हो, 20 से ज़्यादा और बच्चे हो, तो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे तो वो अपनी ऊर्जा और समय खेल में देंगे। और जब शारीरिक विकास होगा, शरीर पे ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली वो नशे से दूर रहेंगे। जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष धारणीय ने बताया कि 18 मई से 2 जून तक क्रिकेट के ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला क्रिकेट क्लब ग्राउंड में किया गया है। प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने का उद्देश्य जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों को शारीरिक रूप से अधिक फिट करना और खेलों की बारीकियां सिखाना है। 4 से अधिक विख्यात कोचों ने खिलाड़ियों को गुर दिए। पूरे जिले से 135 से अधिक क्रिकेट खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण हासिल किया। इनमें 22 महिला क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल थीं। प्रशिक्षण को लेकर युवाओं में काफी उत्साह नजर आया। 18 मई से 2 जून, जो कि इस कैंप का उद्देश्य जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों को फिजिकल रूप से और ज़्यादा फिट करना, और जो खेलों की बारीकियां हैं इसमें हमारे 4 से ज़्यादा विख्यात कोचों ने दिन रात उनको गुर दिए, उनको टिप्स दी, उनको प्रेरित किया। और पूरे ज़िले से 135 से ज़्यादा क्रिकेटर बच्चों ने और 22 हमारी बच्चियों ने
इस ट्रेनिंग कैंप में भाग लिया। 15 दिन में विभिन्न एज कैटेगरीज़ के अंडर 19, अंडर 16, अंडर 14 और महिला वर्ग में 135 बॉयज़ और 22 लड़कियों ने इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। सुबह के सेशन में फ़िटनेस सेशन हुआ करता था, शाम को नेट सेशन का आयोजन किया जा रहा था। हमारे कोचेज़ मनसुख, बलविंदर खोसा, कन्हैया, रमाणा जी, संजय चौहान, इन सब लोगों ने, सुनील गोदारा, इन्होंने बहुत मेहनत करी और इन 15 दिनों में हमने इन बच्चों की स्किल्स देखी, इनकी फ़िटनेस देखी और अब विभिन्न प्रतियोगिताएं जो भी पूरे साल भर होंगी तो इन्हीं खिलाड़ियों में से उनमें से चयनित किया जाएगा इन खिलाड़ियों को और हम इनमें से अब अंडर 19 बॉयज़ शॉर्टलिस्ट करेंगे। 2 टीम्स बनवाएंगे और 2 टीम्स बना के उनके कुछ प्रैक्टिस मैचेस कराएंगे। उन प्रैक्टिस मैचेस में जो परफॉर्मेंस रहेगी तो वो 15 तारीख से जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता अंडर 19 की हो रही है उसमें ये बच्चे भाग लेंगे। गेहूं खरीद प्रक्रिया में उत्पन्न हो रही समस्याओं से बार बार किसान प्रतिनिधियों व व्यापारियों की ओर से अवगत करवाए जाने के बाद गुरुवार दोपहर कलेक्टर नटमल डिडेल खुद जंक्शन धान मंडी पहुंचे और समस्याओं के बारे में किसानों और व्यापारियों से जानकारी ली। भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी, किसान प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ थे। इस दौरान मौजूद व्यापारियों व किसानों ने अपनी अपनी समस्या से कलेक्टर को अवगत करवाया। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कलेक्टर नटमल डिडेल ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में हर साल गेहूं की बड़ी मात्रा में सरकारी खरीद होती है। इस वर्ष शुरुआती दिनों में बाजार के भाव अच्छे थे, इसलिए एफसीआई की तरफ से खरीद नहीं की जा सकी, जबकि एफसीआई की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद के लिए पूरी व्यवस्थाएं सही समय पर कर ली गई थी। प्रशासन की ओर से भी फरवरी मार्च में ही गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर बैठकें की जा रही थी। उसके बाद गेहूं के निर्यात पर रोक लगने से गेहूं का बाजार भाव अचानक नीचे आ गया। अब किसानों की मांग है कि पंजाब हरियाणा की तर्ज पर 6% की जगह 18% तक सिकुड़े हुए गेहूं की सरकारी खरीद की जाए। गेहूं खरीद को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में बार बार प्रतिनिधि उनसे मिल रहे थे। इस पर उन्होंने खुद मंडी जाकर समस्याएं जानी हैं। प्रत्येक वर्ग ने अपनी अपनी बात रखी। गेहूं की बहुत बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है। इस वर्ष भी शुरुआती दिनों में जो बाजार के भाव थे वो बहुत अच्छे थे, इसलिए एफसीआई की तरफ से यहाँ खरीद हुई नहीं थी। एफसीआई ने पूरी व्यवस्थाएं सही समय पर कर ली और हमने इस बारे में मार्च से ही मीटिंग की तैयारियां और फरवरी मार्च से हमने कर ली थी तैयारी। तत्पश्चात जो निर्यात पे रोक लगी, इस वजह से गेहूं रुक गया और बाजार भाव अचानक से डाउन हो गए। तो यहाँ किसानों की एक मांग थी कि जो सिकुड़े हुए दाने हैं उसका परसेंटेज पंजाब हरियाणा की तरह राजस्थान में भी 6% से बढ़ा करके 18% तक कर दिया जाए। और आज भी ये शिकायत बार बार किसान प्रतिनिधि हमसे मिल रहे थे कि खरीद की प्रक्रिया में कई समस्याएं आ रही है। क्या समस्याएं आ रही है इसको देखने के लिए मैं खुद आज किसान प्रतिनिधियों के साथ में एफसीआई और हमारे खुद के अधिकारियों के साथ हनुमानगढ़ जंक्शन की इस मंडी पे आया हूँ। प्रत्येक वर्ग ने अपनी अपनी बातें बताई है। और कलेक्टर डिडेल ने बताया कि एफसीआई की ओर से 10 जून तक गेहूं की खरीद की जानी है। प्रशासन की ओर से सरकार से अनुरोध किया गया है कि गेहूं खरीद की अवधि को भी 30 जून तक बढ़ाया जाए और 18% तक सिकुड़े दाने भी बेचने की अनुमति देने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। उम्मीद है आगामी 2-3 दिन में ये अनुमति मिल जाएगी। मैंने सेक्रेटरी साहब से ये रिक्वेस्ट किया है, फूड सेक्रेटरी साहब से, कि पहले तो खरीद की अवधि 10 जून से बढ़ा के 30 जून कर दी जाए और लगभग 20 दिन पहले ये खराब जो सिकुड़े हुए गेहूँ होते हैं उनमें भी परसेंटेज 6 से 16.5% करने तक के लेटर मैंने लिख दिया है। उसके अनुसरण में हमारे फूड सेक्रेटरी साहब राजस्थान सरकार की तरफ से भारत सरकार को पत्र भी चला गया है। मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में ये अनुमति आ जानी चाहिए। डिडेल ने कहा कि किसानों को ढेरियां पूर्णतः साफ भी करवानी होंगी, क्योंकि एफसीआई के भी कुछ मानदंड हैं। अगर किसान साफ सफाई, सिकड़े हुए दाने या खराब को लेकर जिद पर अड़े रहे तो ऐसे में गेहूं की खरीद नहीं हो पाएगी। एफसीआई के मानदंड अनुसार गेहूं तैयार कर धान मंडी में लाएं, ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े और धान मंडी से भेजा जा रहा गेहूं किसी भी स्थिति में वेयर हाउस से वापस न लौटे। इसलिए एफसीआई की पूरी टीम उसी सामान को रवाना करेगी जो पूर्णतः सही है। और तीसरा इश्यू यहाँ पे खरीद का भी था कि अच्छे गेहूँ होने पर भी खरीद नहीं हो रही है। इस बारे में ढेरियों का अवलोकन किया तो दोनों ही बातें हैं। किसानों को ढेरियाँ पूर्णतः साफ भी करानी होगी, क्योंकि एफसीआई की इसमें नॉर्म्स है। अगर हम लोग साफ सफाई या सिकुड़े हुए दाने या खराबे को लेके भी जिद पे रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। बैलेंस बना करके कि जो लिमिट है उसके अनुसार हम लोग अपने गेहूं को तैयार रखें और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसानों को और जो भी लोग आ रहे हैं उनको भी मुश्किलें नहीं हो
और वेयर हाउस जो यहाँ से सामान भेजा जा रहा है वो किसी भी स्थिति में नहीं लौटे, इसलिए एफसीआई की पूरी टीम जो है वो केवल उसी सामान को रवाना करेगी जिसको पूर्णतः चेक कर लेंगे। ये डिमांड थी, जो भी माल किसानों का आ रहा है इसमें 6% सिकुड़े दाने के, परंतु है इसमें थोड़ा ज़्यादा। अब कलेक्टर साहब अवलोकन करके गए हैं, उसमें यही तय किया है भी इस पर जार लगा दी जाए और जो भी पास होगा वो वापिस ट्रक वहाँ से नहीं आएगा, जो यहाँ से ट्रक पास करेंगे वही भेजा जाएगा। ऐसे नहीं भी ट्रक पहले गोदाम में चलाया था वहाँ से वापिस आता 25,000 रुपये ट्रक के लगते, वो कौन देगा। अब यही तय किया है भी यहाँ से पास करके ही वो बेचेंगे। धान मंडी हनुमानगढ़ जंक्शन में पहुँचे और यहाँ एफसीआई के अफसरान व कृषि उपज मंडी के सचिव सभी को बुला के यहाँ एकत्रित करके यहाँ हमने गेहूँ के नमूने दिखाए, जिसमें कलेक्टर साहब ने कहा कि गेहूं में कोई कमी नहीं है, इसके जार लगा के और इनको बोरियों में तोल के एफसीआई को दो। गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट क्यों नहीं ले रही, तब गवर्नमेंट वालों ने कहा, एफसीआई वालों ने कि हम तो लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश 5 ट्रक हनुमानगढ़ टाउन के अंदर वापस आ गए एफसीआई से, उसका हर्जाना कौन देगा। इसलिए हमने ये बात रखी तो कलेक्टर साहब ने कहा आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए और गेहूं लो 30 तारीख तक, आगे तक 30 जून तक इसकी डेट बता दी गई है। और मैं प्रसन्नपूर्वक कलेक्टर साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ कलेक्टर साहब आए और जमींदारों की कोई समस्या थी वो सुनी। गांव फतेहगढ़ खिलेरीबास में हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपकेंद्र का उद्घाटन गुरुवार को हुआ। विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपकेंद्र खोला गया है। इस केंद्र पर खाद, बीज, पेस्टिसाइड सहित अन्य कृषि उत्पाद किसानों के लिए उपलब्ध रहेंगे। कृषि उत्पाद खरीदने के लिए अब आसपास के गाँव के किसानों को बाजार नहीं जाना पड़ेगा। समय के साथ आर्थिक बचत भी होगी। लेकिन चलो देसी भाषा में यूरिया अगर कह लो तो कोई माफी चाहता हूँ। अगर 100 किलो यूरिया में से अच्छी तरीके से अगर रहे, जमीन की दशा अच्छी है तो केवल 30 से 35 किलो यूरिया ही पौधा ले पाता है। बाकी यूरिया है, नाइट्रोजन है, वो जमीन में चला जाएगा या हवा में उड़ जाएगा। आप कहते कैसे उड़ जाएगा, बताता हूँ सर उसके बारे में भी। अपने जो यहाँ प्रचलन है यूरिया देने का वो ये है कि जो गहरा है उसके अंदर बारी आने से पहले यूरिया छिड़क दिया, ये करते हैं। और उसके बाद जब बारी 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे रात में कभी भी आएगी, अपन नक्का खोलेंगे और घेरा भर गया, दूसरा नक्का खोलेंगे और घेरा भर गया। यही होता है ना, यूरिया का छिड़काव अपन पानी देने से पहले करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आज हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के उपकेंद्र फतेहगढ़ खिलेरीबास में खोला गया है, जो कि विभागीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए और यहाँ पे खाद, बीज, पेस्टिसाइड ये सब काम किया जाएगा। यहाँ किसानों को सहूलियत देने के लिए, क्योंकि यहाँ की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके द्वारा कम काम कार्य किया जा रहा है, इसलिए इस केंद्र का उद्घाटन किया गया है। हनुमानगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा फतेहगढ़ गांव के अंदर खाद, बीज, कीटनाशक व अन्य जो भी कृषि उत्पाद है उसके लिए शाखा यानी उपकेंद्र आज चालू किया गया है। ये उपकेंद्र इधर जो फतेहगढ़ है, रामसरा है, अमरपुरा थेड़ी है, इसके बाद में करनीसर, सहजीपुरा और बेलोल नगर, किशनपुरा दिखना था कि लोगों की मांग थी कि भी क्रय विक्रय सहकारी समिति का अगर उपकेंद्र हमारे कोई बीच के गांव में खुल जाए तो उससे हमारा डीजल भी बचेगा और समय भी बचेगा। इस उद्देश्य से हमारी प्रबंध समिति ने यह फैसला लिया कि फतेहगढ़ खिलेरीबास के अंदर जो बस स्टैंड के ऊपर जो पंचायत घर की दुकानें हैं वो दुकानें सरपंच महोदय द्वारा क्रय विक्रय सहकारी समिति को एकदम कम किराए के ऊपर उपलब्ध करवाई है और उन दुकानों के अंदर हमने आज हमारी जो समिति का जो शुभारंभ किया है। तो मैं ये मानता हूँ कि इस शुभारंभ से क्षेत्र के कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक के लिए बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, समय बर्बाद नहीं होगा, डीजल वगैरह की बचत होगी और वाहनों की भी टूट फूट बहुत कम होगी। समय के ऊपर समाधान हम उपलब्ध कराने की पूरा प्रयत्न करेंगे। कबीर प्रकट दिवस पर कबीरपंथ समाज के नागरिकों की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस उपलक्ष्य में कबीरपंथियों ने गौशाला में गोवंश को हरा चारा खिलाया। जंक्शन में रेलवे और ब्रिज के नीचे मीठे चावलों का भी वितरण किया गया।
इस मौके पर कबीर पंथ समाज के सुशील दास ने कहा कि संत कबीर ही वास्तव में पूर्ण परमेश्वर हैं और जो आज से लगभग 625 वर्ष पूर्व अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके गए। कबीर साहब ने लगभग 120 वर्ष पहले जुलाहे की भूमिका की और तत्व ज्ञान का प्रचार किया। संत कबीर ने दुनिया को एकता का पाठ पढ़ाया। संत कबीरदास की प्रसिद्ध रचनाओं में बीजक, सखी ग्रंथ, कबीर ग्रंथावली और अनुराग सागर शामिल हैं। कबीरदास की रचनाएं इतनी ज्यादा प्रभावशाली हैं कि इनका गुणगान भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि संत कबीर के दोहे हमें प्रेरणा देती हैं और साथ ही अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश में ले जाने का काम करते हैं। हमारे कबीर साहब के प्रगट दिवस है, ये जो जेठ मास अमावस्या को बरसाती होती है, इसके अंदर कबीर साहब में प्रकट हुए थे। उसके उपलक्ष्य में हमने खुशीनामा मनाते हुए मीठे चावल गरीब जनताओं को, जैसे झुग्गी झोपड़े वाले हो गए, गौशाला की है हरा, ITI कॉलोनी के द्वारा कबीर पंथियों के द्वारा ये मनाई गई है। ये मार्ग पर जी वैष्णव का कोई जीव हत्या मत करो, किसी को दुखी मत करो, पर प्रेम पूर्वक रहो। बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की कार्यकर्ता समीक्षा बैठक गुरुवार को जंक्शन में कुम्हार धर्मशाला में हुई। बैठक के मुख्य अतिथि बसपा प्रदेश महासचिव भोला सिंह गाजीकर थे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महावीर सहजपुरा ने की। बैठक के दौरान हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों की भी घोषणा की गई। पार्टी के क्रमठ व युवा 30 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि आने वाला जो चुनाव है उसमें बड़ी मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी हनुमानगढ़ विधानसभा में चुनाव लड़ेगी। और साथ ही आज इस विधानसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी की घोषणा की गई है, पूरी विधानसभा में हमने अच्छे से युवा लोगों को और जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनको जिम्मेवारी दी गई है और उन पर विश्वास किया गया है कि आने वाला जो 2023 का चुनाव है वो बड़ी मजबूती तरीके से हम लड़ेंगे। मुद्दा जो अभी केंद्र सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है। हर रोज़ जब भी कोई ज़रूरत की वस्तु लेने के लिए कोई बाज़ार में जाता है तो उसको बढ़ा हुआ नया ही रेट मिलता है। जनता परेशान है। और राजस्थान के अंदर जो अशोक गहलोत की सरकार है उसमें हर रोज़ महिलाओं पर अत्याचार जुल्म जाती हो रही है और हर रोज़ दलितों के मर्डर हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जनता दोनों पार्टियों से परेशान है और बहुजन समाज पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान के अंदर तैयार है और 2023 के राजस्थान चुनाव बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, राज्यसभा में बाहरी उम्मीदवारों को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार बनाए हैं। और जहाँ तक राज्यसभा का जो सवाल है, ये संविधान पर आंच है कि संविधान में लिखा है कि राज्यसभा के सदस्य वो होंगे जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जैसे डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, समाज सेवी हैं और ऐसे लोग जो राजनीति नहीं करना चाहते परंतु अपने राज्य की या देश की सेवा करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक राज्यसभा सदन बनाया गया था, परंतु अब राज्यसभा सदन सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी वालों ने, आम आदमी पार्टी वालों ने ऐसे सदस्यों को बना दिया जो डोनेशन कर देते हैं और अरबों डोनेशन, करोड़ों रुपए का डोनेशन देके राज्यसभा मेंबर बनते हैं। और जो सार्थकता है राज्यसभा की वो ख़त्म कर दी है इन पार्टियों ने। हम इसका घोर विरोध करते हैं और राष्ट्रपति महोदय को इस संबंध में हम जल्द ही ज्ञापन देंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात पुलिस की सख्ती जारी है। नियमों की उल्लंघना करना वाहन चालकों को भारी पड़ रहा है। अभियान के तहत यातायात पुलिस की ओर से यातायात प्रभारी अनिल चिंदा के नेतृत्व में गुरुवार को जंक्शन में श्रीगंगानगर रेलवे फाटक के पास नाका लगाकर ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 26/5/2022 से 5/6/2022 तक विशेष अभियान चल रहा है यातायात नियमों की पालना में। इस अभियान में जो लोग दुपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या वाहनों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार जो रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगी है या विदाउट ISI मार्का जो हेलमेट लगा रखे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं। आज यातायात पुलिस द्वारा आज हनुमानगढ़ जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर गंगानगर फाटक पर जो दुपहिया वाहन चालक थे जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई की है। 30 से 35 चालान विदाउट हेलमेट के किए गए हैं और जिन्होंने निर्धारित मापदंड के अनुसार रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा रखी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और यातायात प्रभारी होने के नाते आमजन से आग्रह है कि दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाएं ताकि जीवन को सुरक्षित रखा जा सके और यातायात नियमों की पूर्ण रूप से पालना करें। टाउन की भारतीय सिंधु सभा और पूज्य सिंधी पंचायत सोसाइटी के तत्वावधान में सिंधी बच्चों के लिए 8 दिवसीय सिंधी बाल संस्कार शिविर जारी है। शिविर में सिंधी समाज के करीब 80 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। शिविर में सिंधी भजन, सिंधी गीत, कविताएं, सिंधी खेलकूद, सिंधी व्यंजन के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास भी लगाई जा रही है। शिविर को लेकर बच्चों में उत्साह है। भारतीय सिंधु सभा और पूज्य सिंधी पंचायत हनुमानगढ़ टाउन के तत्वाधान में सिंधी बच्चों के लिए सिंधी बाल संस्कार शिविर पिछले 29 जून से शुरू हुआ है ये, और ये 8 दिवसीय कैंप चल रहा है यहाँ पर। यहाँ सिंधी समाज के जितने भी बच्चे आते हैं, लगभग हमारे पास 80 बच्चे आते हैं। इन सिंधी समाज के बच्चों के लिए सिंधी भजन, सिंधी गीत, सिंधी कविताएँ, सिंधी खेलकूद, सिंधी व्यंजन और आर्ट एंड क्राफ्ट की भी क्लासेस लगती हैं। रोज़ाना बच्चे बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा फ़ोटो के माध्यम से भी, बच्चों ने आर्ट एंड क्राफ्ट में पंखा बनाना, फूल बनाना, सीनरी बनाना, बटरफ्लाई बनाना, ऐसी चीज़ें बहुत सी सीख रहे हैं। इसके साथ साथ खेलकूद करवाया जाता है इनको, और इनकी जो समर वेकेशन चल रही है उनका ये पूर्ण रूप से लाभ ले रहे हैं। और ये सिंधी समाज की जो संस्कृति है, जो उपलब्धियाँ रही हैं, जो शहीद रहे हैं, जो इतिहास रहा है हमारे सिंधियों का, उनको भी हमें इनको इस कैंप के द्वारा सिखाया जा रहा है। कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं, चाहे पूरे राजस्थान में भारतीय सिंधु सभा जो है अभी गर्मियों की छुट्टियों में जो कैंप लगा रही है, उसके पीछे एक ही मोटो है कि भाई बच्चे जो धीरे धीरे हमारी सिंधु संस्कार, सिंधु संस्कृति और सिंधी भाषा उससे जो है विमुख नहीं हो, और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जो है सिंधी संतों के बारे में, हमारे इष्ट देवता के बारे में, हमारे शहीद जो हुए हैं उनके बारे में जाने, हमारी सिंधी जो कल्चर है उसके बारे में जाने। और क्योंकि यहाँ भारत आज़ाद होने के बाद जो हम काफ़ी टाइम से जो है बच्चे क्योंकि सिंधी संस्कृति और संस्कार से काफ़ी जो है विमुख होते जा रहे हैं। टाउन के शिशु शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय का कक्षा 12 में विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा। विद्यालय के छात्र यश ने 94% अंक हासिल कर पहला स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है।
इसके अलावा देव शर्मा ने 93% अंक हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। गुरुवार को दोनों छात्रों का विद्यालय प्रांगण में माला पहनाकर स्वागत किया गया। उच्च अंक हासिल करने पर बधाई दी गई। इस दौरान स्कूटी प्राप्त करने वाली विद्यालय की छात्रा खुशबू अग्रवाल का भी माला व पगड़ी पहनाकर सम्मान किया गया। शिशु शिक्षा सदन उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन के छात्रों ने प्रथम स्थान पर आए हैं यश, जिन्होंने 94% मार्क्स प्राप्त किए हैं, और द्वितीय स्थान पर हमारे छात्र देव शर्मा आए हैं, जिन्होंने 93% मार्क्स प्राप्त करके स्कूल का नाम रोशन किया है। और हमारे स्कूल की एक छात्रा जो अभी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसमें भी हमारे एक स्कूल की छात्रा खुशबू अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। इस अच्छे परिणाम के लिए मैं पूरे स्टाफ का और अभिभावकों का और छात्रों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने ट्वेल्थ 94% मार्क्स से पास किया है, जिसका कारण मेरे अध्यापक और मेरे परिवार वाले हैं, और मैं आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूं और मैं इसी तरह मेहनत करता रहूँगा। मुझे राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्राप्त हुई है। इसका श्रेय मैं अपने स्कूल के स्टाफ को, मेरे टीचर्स को देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया और इस काबिल बनाया। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि यदि वे मेहनत करें और अपने आप अपनी पूरी निष्ठा से अपनी स्टडी को करें तो वे भी इस तरह के मुकाम हासिल कर सकती हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।